9 अक्टूबर 2012 धर्मस्थला टाउन बलदान गली। सोजलिया सुबह 7:30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आज ये घर से नाश्ता नहीं करती और ना ही कॉलेज दोपहर के लिए टिफिन लेती है, ऐसे ही घर से निकल जाती है। चूंकि इसके पेपर होते हैं और ये लेट हो रही होती है, माँ भी आज लेट जागी थी, इस वजह से ये कॉलेज के लिए निकल जाती है। नाजरीन, ये डीएम कॉलेज पढ़ती है और शाम 4 बजे कॉलेज से वापस अपने घर आती है। आज भी ये डीएम कॉलेज के लिए निकली और घर वापस आई ही नहीं। लेकिन ये घर वापस क्यों नहीं आई, चलें इस वीडियो में जाके जानने की कोशिश करते हैं। शाम 4 बजे जब इसे कॉलेज से छुट्टी होती है तो ये अपने बस स्टॉप के ऊपर आके उतरती है। बस स्टॉप से तकरीबन पैदल चलने के ऊपर 20 किलोमीटर की दूरी होती है इसके घर की। ये अपने घर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। 4:15 हो जाते हैं, फिर 4:30 हो जाते हैं। 4:30 बजे तक ये घर नहीं पहुंचती। अब 5 बज जाते हैं। 5 बजे घर वालों को टेंशन होती है कि ये घर क्यों नहीं पहुंची, तो इसका पता करने के लिए बाप घर से निकलता है और उसी बस स्टॉप के ऊपर जाता है। नाजरीन, वो भी पैदल जाता है ताकि रास्ते में कोई अनहोनी ना हुई हो कि बेटी रास्ते में आती हुई नजर आ जाए तो मुझे मिल जाए। लेकिन बस स्टॉप के ऊपर पहुंचने के ऊपर पता चलता है कि बेटी घर नहीं आई। बस स्टॉप के ऊपर तो उतरी है लेकिन घर नहीं पहुंची। अब ये वापस अपने गाँव आता है और गाँव के लोगों को साथ लेता है। सब लोग को बताता है कि ऐसे मेरी बेटी नहीं मिल रही, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये अपने सारे रिश्तेदारों को भी फोन करता है कि सुजनिया आप लोग के किसी के पास तो नहीं आई। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि घर आने से उसने सोचा हो किसी रिश्तेदार के पास चली जाती हूँ, लेकिन सारे रिश्तेदार कहते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं आई। दोस्तों से पता किया जाता है, सारे दोस्त यही कहते हैं कि वो बस स्टॉप के ऊपर 4 बजे उतर गई थी और घर भी जा रही थी, हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब वो घर नहीं पहुंची तो पता नहीं किधर गई। हमारे साथ वो नहीं है, ना ही हमारे किसी के साथ आई है। बाप जो होता है वो रिश्तेदारों को भी साथ लेके और गाँव वालों को भी साथ लेके गाँव के इर्द गिर्द और बस स्टॉप से लेके घर तक जितना भी एरिया था सब में ढूंढ रहा होता है। बस स्टॉप से घर तक पैदल चलने का 20 मिनट का रास्ता होता है। ये सारा रास्ता खेल खलियान वगैरह होते हैं और ये जंगल टाइप का एरिया होता है। यहाँ पे घने घने दरख्त वगैरह भी लगे होते हैं। लेकिन ढूंढ ढूंढ के वो सब लोग थक जाते हैं, लेकिन इनको लड़की नहीं मिलती। लिहाजा 11 बजे ये गाँव के लोगों के साथ करीबी थाने में चला जाता है और जाके FIR दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी सुचलिया ऐसे कॉलेज गई, 4 बजे उसने वापस आना था, बस स्टॉप के ऊपर उतरी भी लेकिन घर तक नहीं पहुंची। पुलिस वाले पहले तो हीले बहाने लगाते हैं और FIR दर्ज ही नहीं करती। लेकिन जब काफी लोग इस चीज के ऊपर शोर मचाते हैं और इतने लोग इकट्ठे होकर थाने गए होते हैं तो पुलिस वालों को मजबूरी में FIR दर्ज करना पड़ती है। फिर वो कहते हैं कि 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे तक आपकी बेटी वापस ना आई तो फिर हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये 4 बजे लड़की गुम हुई थी। रात के 11 बजे FIR आके दर्ज करवाई तो पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते। इस रात बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी और गाँव वाले रात सुबह ही ढूंढते रहते हैं लेकिन लड़की नहीं मिलती। अगले दिन भी इसका बाप और गाँव वाले जो होते हैं वो पुलिस के पास जाते हैं। अब पुलिस भी इस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। सुबह तकरीबन 11-11:30 बजे के करीब गाँव वाले लड़की को ढूंढते ढूंढते सड़क के साथ साथ एक खेत में चल रहे होते हैं। काफी घने दरख्तों के करीब उनको ऐसे लगता है जैसे किसी लड़की की डेड बॉडी किसी दरख्त के साथ लटकी हुई है। तो वो करीब जाके देखते हैं तो एक दरख्त के तने के साथ एक लड़की की डेड बॉडी बांधी होती है, जिसके पीछे वाले दोनों हाथ जो होते हैं वो नीले कलर के प्लास्टिक के शापर से बांधे होते हैं और लड़की की शलवार वगैरह भी उतरी होती है। यहाँ पे नाजरीन ग्रामी गौर करने वाली बात ये होती है कि लड़की के जिस्म के ऊपर काफी ज्यादा कट लगे होते हैं। उसकी गर्दन के पास 7 इंच का एक जख्म भी होता है और भी काफी ज्यादा जख्म लगे होते हैं। तब से हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर सूखी मिट्टी जमा दी होती है, जैसे किसी ने मिट्टी गीली करके काफी घनी सारी उसके प्राइवेट पार्ट में डाली हो और फिर ऊपर से प्राइवेट पार्ट को बंद करके वो मिट्टी के साथ लेप दिया हो। अब ये मिट्टी खुश्क भी हो चुकी थी। यहाँ पे हैरानी वाली बात ये थी कि सारी रात बारिश होती रही लेकिन सुचलिया जो थी उसकी डेड बॉडी गीली नहीं थी, उसके कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी वो भी खुश्क हो चुकी थी। यहाँ पे और भी देखने और सोचने वाली चीजें ये थी कि उसके पास जो कॉलेज बैग था उसमें जो बुक थी, कॉलेज बैग भी खुश्क था, उसमें जो बुक पड़ी हुई थी वो भी खुश्क थी, वो भी गीली नहीं थी। यहाँ पे करीब ही उनको एक लेटर लिखा हुआ मिलता है कागज के ऊपर और ये कागज भी खुश्क था। यहाँ पे 2 फोन नंबर लिखे हुए थे। इस तरह का सुचलिया का और भी काफी छोटा छोटा सामान मिलता है जो सारा खुश्क होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रात के टाइम इसी जगह गाँव वाले 3 से 4 दफा होके गए थे उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन ये लड़की यहाँ पे नहीं मिली थी। इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि हर सोचने वाला बंदा यही सोच रहा था कि जरूर दिन के टाइम या सुबह सवेरे ही इस लड़की की लाश को यहाँ पे लाया गया। करीबी था कि इसको कहीं और कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद उसको यहाँ पे लेके आया गया और बांध के मुजरिम यहाँ से फरार हो गए। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो अपना एक्शन ले रहे होते हैं और मुजरिमों को ढूंढने में लग जाते हैं। या फिर
नाज़रीन ग्रामी, मैं आप लोग को बताता चलूं कि कुछ लोग इस केस में इतने पावरफुल होते हैं कि हम वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि 2023 में उन लोगों ने स्टे ले रखा होता है, कोई भी उनका नाम नहीं ले सकता। अगर यूट्यूब के ऊपर कोई उनका नाम लेता है तो उनकी वीडियो हटा दी जाती है, कोई मीडिया वाला उनका नाम लेता है तो उनके ऊपर केस हो जाता है, और भी कोई पुलिस, CBI वाले या CID वाले कोई भी इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम उन लोगों को जमींदार और जमींदार का रिश्तेदार नाम लेके बुलाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। पुलिस को मंगवाया जाता है, पुलिस आती है, लड़की की डेड बॉडी को उतारती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल भेज दी जाती है। वहाँ पे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार होनी होती है। यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की की गर्दन के ऊपर 7 इंच का जो जख्म लगा है उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर पहले कुछ चीजें लोहे की मारी गई हैं, लोहे का सरिया टाइप की चीजें, उसके बाद प्राइवेट पार्ट को मिट्टी भर के, मिट्टी का लेप लगा के बंद कर दिया गया। ऐसे लग रहा है जैसे किसी जालिम ने बड़ी पुरानी दुश्मनी इस लड़की के साथ निकाली है। अब पुलिस वाले ये सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। 11 अक्टूबर को इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होती है। तो 11 अक्टूबर की शाम को 4 से 5 बंदे जो होते हैं वो एक लड़के को पकड़ के लाते हैं जिसका नाम होता है संतोष राव। इसके चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर 11 से 12 जख्म के निशान होते हैं। पुलिस इसको हिरासत में लेती है। इसका ज़हनी तवाज़ुन भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता। अब ये जो बंदे इसको पकड़ के लेके आए थे, इनसे रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्या रीजन है कि तुम लोगों को लगा कि इसी ने सुचाला का कत्ल किया और उसका रेप किया है। तो वो बंदे बताते हैं कि ये जिस जगह से लड़की की डेड बॉडी मिली इसके साथ ही हिंदवाना मंदिर है और धर्मशाला भी है। ये उसकी सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था। जब हम लोगों ने देखा कि एक अजनबी बंदा बैठा तो हम लोग इसके करीब जा रहे थे इससे पूछने के लिए, तो ये हमें देख के भागना शुरू हो गया। हमने इसे पकड़ के इसको थोड़ा सा धोया तो ये मान गया कि हाँ उसका कत्ल मैंने किया। इस वजह से हम इसे यहाँ पे थाने लेके आए। पुलिस वाले भी अब उससे पूछते हैं अपनी सख्ती दिखा के, तो वो भी टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही सुचाला का कत्ल किया है। अगली सुबह जब 12 अक्टूबर को संतोष राव के बाप को पता चलता है कि इसका बेटा ऐसे कत्ल और रेप के केस में गिरफ्तार हो चुका है, तो कर्नाटक के चिकन बंगलुरु के रहने वाला इसका बाप आता है जो कि एक सरकारी टीचर होता है। वो आके कहता है कि मेरे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। तो इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर पता चलता है कि ये जो संतोष था ये कर्नाटक के चिकन के रहने वाला है और वहाँ पे जॉब करता था। लेकिन 11 अक्टूबर को इसकी जॉब छूटती है और ये हिंदवाना मंदिर में धर्मशाला में आ जाता है। इसको कहीं करीब कोई होटल नहीं मिलता है इसके पहनावे की वजह से और इसके चेहरे की वजह से कि लोग इसको गाँव वाला जंगली सा समझ रहे होते हैं। इस वजह से ये धर्मशाला में आके रुक जाता है, रात यहाँ पे रुकता है। अगली सुबह ये यहाँ पे बैठा ही होता है सीढ़ियों के ऊपर, तो पीछे से आके इसको गाँव वाले गिरफ्तार करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाप काफी ज्यादा कहता रहता है कि मेरा बेटा बेकसूर है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो उसको ही कसूरवार साबित करने के ऊपर लगे होते हैं। अब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती करते हैं और उससे पूछते हैं तो वो एक जगह का बताता है। पुलिस वाले इसको वहाँ पे लेके जाते हैं। अब जो बंदा लेके इसको वहाँ पे गया था उसका नाम था PSI जोगेश कुमार। तो वहाँ पे जब जाके देखते हैं तो इस लड़की का वहाँ पे अंडरवेज मिलता है। अब पुलिस वाले इसको लेके आ जाते हैं थाने में। अंडरवेज को पता चलता है कि वाकई ही ये सुचाली का अंडरवेज है। लेकिन ठहरिए, किसी नतीजे के ऊपर पहुंचने से पहले इस लड़की की जो बहन है उसका ये इंटरव्यू देख लें और सुन ले। इस इंटरव्यू में ये लड़की कहती है कि मेरी बहन जो सुचाली है उसका ये अंडरवेज ये जोगेश कुमार जो है हमारे घर से लेके गया। केस होने के बाद, हमारी बहन के मरने के बाद ये हमारे घर आया और इसने पूछा कि उसके कपड़े और उसके अंडर गारमेंट्स मुझे दिए जाए ताकि DNA वगैरह करवाना है और भी सबूत इकट्ठे करने। इस बेस के ऊपर ये अंडरवेज हमारे घर से लेके गया और ये जो संतोष राव है इसने हमारी बहन का कत्ल नहीं किया, ये कत्ल कर ही नहीं सकता। यहाँ पे संतोष राव की मेडिकल करवाया जाता तो पता चलता है कि इसे तो एक बीमारी है जिस वजह से इसे पेन होती है जब भी ये किसी लड़की के करीब जाता है, तो लिहाजा ये सोच के भी किसी लड़की के करीब नहीं जा सकता। इसके तो प्राइवेट पार्ट से रेशा वगैरह आता है और इसे वो बीमारी है। ये काफी चीजें जो थी संतोष राव को बेकसूर साबित कर रही थी, लेकिन पुलिस जो थी वो संतोष राव को ही कसूरवार ठहरा रही थी और उसके खिलाफ और भी सबूत इकट्ठे कर रही थी। यहाँ पे पुलिस को ये चाहिए था कि जैसे ही उस लड़की की डेड बॉडी मिली तो वहाँ पे फोरेंसिक की टीम मंगवाई जाती। वो जो कागज मिला था जिसके ऊपर 2 फोन नंबर लिखे थे, पुलिस वाले जो होते हैं वो एविडेंस में उसको क्लिक ही नहीं करते। दूसरा, फोरेंसिक की टीम भी यहाँ पे नहीं मंगवाई जाती कि वो कोई सबूत इकट्ठे करे। तीसरा ये था कि जब इस लड़की की डेड बॉडी मिली तो वहाँ पे फोरेंसिक को जो टीम थी उसने DNA इकट्ठे करने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद इसकी जांच के लिए इसके ऑर्गन जो थे वो लैब में भेजने थे, इसके लीवर, किडनी वगैरह। लेकिन वो जितने जल्दी भेजे जाएं उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है और पता चलता है कि इसकी मौत किस तरह हुई और क्या क्या चल रहा था।
लेकिन 9 अक्टूबर को ये लड़की गुम हुई, 10 अक्टूबर को इसकी डेड बॉडी मिली, 11 अक्टूबर को पुलिस को चाहिए था कि इसके ऑर्गन लैब भेजती है, लेकिन पुलिस जो थी वो 18 अक्टूबर को इसके ऑर्गन लैब भेजती है, जिसकी वजह से वो गल सड़ चुके होते हैं, इसलिए क्लियर नहीं पता चलता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो ये सारा पुलिस जानबूझ के कर रही थी किसी बड़े ऑफिसर को या किसी बड़े बंदे को बचाने के लिए। लेकिन ये जो शौचालय थी, इसके घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि वो जो 5 बंदे इस संतोष को पुलिस के हवाले करके गए हैं, उन बंदों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये कोर्ट से रुजू करते हैं, रुजू करने के बाद उन 5 बंदों के खिलाफ डायरेक्ट नामजद कर देते हैं FIR में और कहते हैं कि इनका आप DNA लें और इनका जो DNA है वो लड़की के जो नाखूनों से DNA मिला उनसे मैच करवाएं और इनकी रिपोर्ट भी लें कि इन लोगों ने उसके साथ जना किया है या नहीं किया। लेकिन पुलिस वाले उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे होते। जब लोगों को इस चीज का पता चलता है तो लोग शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कोर्ट जो होती है वो पुलिस से ये केस लेती है और CID को दे देती है। 1 महीने बाद ये केस CID के पास चला जाता है। CID जो होती है वो शुरू से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उन 5 बंदों की तलबी भेजती है उनको। अब 5 बंदों में से कोई बंदा हाजिर नहीं होता। एक बंदा जो होता है वो अपना पासपोर्ट भेजता है, प्लेन टिकट भेजता है और इस तरह के बाकी सबूत भेजता है और CID जो होती है उसको बेकसूर साबित कर देती है और अदालत में ये बयान देती है कि वो बंदा जो था वो उस दिन मुल्क से बाहर था, मुल्क में था ही नहीं। इस तरह वो बेकसूर साबित हो जाता है और बाकी जो 4 बंदे होते हैं उनको भी क्लीन चिट दे दी जाती है, वो भी बेकसूर साबित हो जाते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, अब लोग जो थे वो फिर शोर कर रहे थे लेकिन कोई चीज हाथ नहीं आ रही थी। अब इन 5 बंदों में एक बंदा जो था वो बड़े जमींदार का रिश्तेदार था और एक बंदा जो था वो जमींदार का बेटा था और बाकी जो लोग 3 थे वो भी जमींदार के करीबी रिश्तेदार थे। अब ये जमींदार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये कौन है, इसकी भी थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। नाजरीन, ये जो हिंदू मंदिर है जिसका धर्मशाला है, ये इस हिंदू मंदिर को चलाता है। ये हिंदू मंदिर प्राइवेट हिंदू मंदिर है और धर्मशाला जो है ये भी प्राइवेट है। इस धर्मशाला में जो पैसा आता है, लोग जो दान करते हैं वो इस हिंदू मंदिर के ओनर के पास जाते हैं और हिंदू मंदिर इसी वजह से काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। उसका जो ओनर है उसके पास काफी ज्यादा पैसा है, उसने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं और भी काफी कारोबार में अपना पैसा लगा रखा है और ये कर्नाटका का काफी अमीर कबीर खानदान बन जाता है, अमीर कमीर फैमिली बन जाती है। इस वजह से ये पुलिस, CID और बाकी लोग इसको हाथ नहीं डाल रहे होते और इसको बचा रहे होते हैं। पुलिस तो दिन रात एक कर देती है इसको बचाने के लिए, लेकिन जब ये CID के पास केस जाता है CID भी इन लोगों को बचा लेती है और उन लोगों को क्लीन चिट दे देती ये कह के कि उन लोगों ने अपने कागजात चेक करवा दिए, वो यहाँ पे थे ही नहीं उस रात। अब ये हिंदू मंदिर का जो मालिक होता है वो इस चीज को घुमा फिरा के मजहबी टच देने की कोशिश करता है। अब ये पॉलिटिशियन भी होता है, सियासत में भी आया होता है, इसलिए लोग इनसे डरते भी है। कोई न्यूज एंकर डायरेक्ट इनका नाम नहीं लेता, जो भी लेता उसके खिलाफ केस हो जाता या वो गायब हो जाता, इसलिए किसी को भी इजाजत नहीं दी जाती इनका नाम लेने की। और सन 2023 में ये कोर्ट में जाते हैं और वहां पे जाके अर्जी डालते हैं कि ऐसे ही हमें नजायज इस केस में फंसाया जा रहा है, लोग बार बार हमें तलब करते हैं, कभी CID, कभी पुलिस, कभी अदालतें हमें तलब कर रही होती है, हमारी इमेज खराब हो रही होती है। इस वजह से 2023 में कोर्ट इनको स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है और ये कहीं पे भी हाजिर नहीं होते, कोई भी इनको तलब नहीं कर सकता। अब कोई भी अगर इनको तलब करेगा तो वो कोर्ट से पहले इजाजत लेगा। यूं हिंदू मंदिर का मालिक जो होता है वो काफी ज्यादा कोशिश करता है कि इसको मजहबी टच दिया जाए, लेकिन दिया नहीं जाता क्योंकि ये मजहबी केस होता ही नहीं। इस वजह से अब लोग शोर कर रहे होते हैं और 4 साल बाद ये केस CBI को दे दिया जाता है। नाजरीन, जिस केस को हल करने के लिए पुलिस 1 महीना लगाती है और संतोष कुमार को मुजरिम साबित कर देती है, उसी चीज को करने के लिए CID 4 साल लगाती है और संतोष कुमार को ही मुजरिम साबित करती है और इस हिंदू मंदिर का मालिक जो होता है और उसके जो 5 रिलेटिव होते हैं उनको बचा लिया जाता है। अब CBI के पास जब केस आता है, CBI शुरू से इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। इसमें यह होता है कि जिस डॉक्टर ने इससे लड़की का पोस्टमार्टम किया था उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर एडम, उससे राब्ता किया जाता है और दूसरी का नाम था डॉक्टर लक्ष्मी। उनसे बयान वगैरह लिए जाते हैं, वो भी अपने बयान देते हैं। तो पुलिस जो थी वो ऑर्गन लेबोरेटरी लेके गई, लेकिन हमने उसकी पोस्टमार्टम जांच की तो हमें पता चला उसके गले के ऊपर काफी बड़ा कट था जो तकरीबन 7 इंच का था और उसके प्राइवेट पार्ट में भी लोहे की कोई चीजें घुसाई गई।
उसके चेहरे के ऊपर भी जख्मों के निशान थे, उसका डीएनए भी नाखूनों में 2 बंदों का फंसा हुआ था। इस तरह वो काफी ज्यादा बयान देते हैं जिससे पुलिस और सीबीआई जो थी वो काफी सबूत इकट्ठे कर सके। लेकिन सीबीआई जो होती है वो भी हिंदू मंदिर का जो मालिक होता है उसको बचाने में लग जाती है, उनको तलब नहीं करती। अब सीबीआई की जो टीम होती है वो जाए वकूफ़ा के ऊपर जाती है, जो सबूत मिल सकते थे वो इकट्ठे करती है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 4.5 साल बाद वहाँ पे कौन सा सबूत पड़ा हुआ था जो वो इकट्ठा करने गई। लिहाजा अब ये भी 4-5 साल लगा देते हैं और 2023 में इस चीज के ऊपर आते हैं कि इस लड़की का रेप संतोष कुमार ने किया है और इसका मर्डर भी संतोष कुमार ने किया है। अब संतोष कुमार का भी वकील होता है, वो केस लड़ रहा होता है। वो अदालत को ये बयान देता है कि जब एक बंदा बीमार है, उसके नफस से ब्लीडिंग हो रही है और रेशा वगैरह आ रहा है और वो इस लड़की का रेप किस तरह कर सकता है और मर्डर किस तरह कर सकता है। दूसरी तरफ लड़की के उंगलियों से, नाखूनों से जो 2 बंदों का डीएनए निकला था वो भी संतोष कुमार के साथ मैच नहीं किया और भी कोई चीज डायरेक्ट संतोष कुमार के साथ मैच ना की। संतोष कुमार के खिलाफ डायरेक्ट कोई सबूत ना मिल सका। इसलिए 16 जून 2023 को अदालत जो होती है संतोष कुमार को 6 साल बाद बरी कर देती है। एक बेगुनाह बंदा 6 साल की उसे ऐसे ही सजा मिल गई, उसने कुछ भी नहीं किया। अब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है, एक धर्मशाला है जो मेंटल लोगों का ख्याल रखती है, वहां पे है वो और उसका इलाज चल रहा है। आज वो आजाद है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज जो अदालत सीबीआई से, सीआईडी से और पुलिस से पूछती है, जब उस लड़की का कत्ल हुआ तो वो जो कागज मिला था उसमें सबूत था, 2 फोन नंबर थे, उसको क्यों इन एविडेंस में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात, फौरन वहाँ पे फोर्सिंग की टीम को लेके जाना चाहिए था पुलिस को जाए कुआ के ऊपर, लेकिन उनको भी नहीं भेजा गया। डॉग स्क्वाड लेके जाने चाहिए थे, उनको भी नहीं भेजा गया। दूसरा, वो जो 2 बंदों का डीएनए मिला था उस लड़की के नाखूनों से, उन डीएनए को उन 5 बंदों से मैच करके क्यों ना देखा गया जो संतोष कुमार को पकड़ के पुलिस के पास लेके आए थे, उनको क्यों बचाया गया। तीसरा, जब उसके साथ जिना हुआ था, लोगों ने, लड़कों ने उसके साथ जिना किया था, तो जिन 5 बंदों का घर वाले बोल रहे थे कि इनकी रिपोर्ट इकट्ठी की जाए कि इन लोगों ने जिना तो नहीं किया, तो उनका मेडिकल करवा के ये क्यों ना देखा गया कि उन लड़कों ने जिना किया है या नहीं किया। ऐसे ही इस केस का कोई भी फैसला ना निकला और आज भी ये केस बाकी फाइलों की तरह बंद पड़ा हुआ है और आज भी इसका कोई हल नहीं निकला। वो जो 5 बंदे थे जो हिंदू मंदिर के मालिक थे, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि वो तगड़े लोग थे और असल कसूरवार वो 5 बंदे ही थे। अगर पुलिस डीएनए जो थे वही मैच कर लेती तो ये केस हल हो जाना था, या ये पुलिस सीबीआई वाले या सीआईडी वाले उन 5 लड़कों का मेडिकल ही करवा लेते कि इन लोगों ने रेप किया या नहीं किया, तो फिर भी ये चीज हल हो जानी थी। लेकिन उनको बचाने के लिए ऐसा कुछ भी ना किया गया और उन लोगों ने भी स्टे ले रखा है। अदालत या पुलिस वाले या कोई भी चीज उनको अपने पास नहीं मंगवा सकती, ना ही कोई लोग उनका नाम ले सकते हैं। इसलिए वो अमीर हैं, तगड़े हैं और हिंदू मंदिर के मालिक भी हैं और सियासी लोग भी हैं। आज भी वो आजाद घूम रहे हैं। एक लड़की का कत्ल हो गया और इतने भयानकनाक और बुरे अंजाम से हुआ कि सुनने वाले हर बंदे को दुख और अफसोस होता है। उस लड़की के एक दोस्त ने भी बयान दिया था कि मैं जो कॉलेज से वापस आ रही थी, जब ये अपने स्टॉप के ऊपर रुकी तो वहां पे मैंने 2 बाइक के ऊपर लड़के बैठे देखे। फिर उसकी एक मिस ने भी ये बयान दिया था कि 2 लड़कों के मैं पास से गुजरी तो वो ये बात कर रहे थे बाइक के ऊपर बैठे कि नहीं नहीं यहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते। तो उन 2 लड़कों को गिरफ्तार क्यों ना किया गया। वो जो 2 लड़के थे वो हिंदू मंदिर का जो मालिक था उस 5 बंदों में से थे जो संतोष कुमार को पकड़ के लेके आए। इसलिए वो 5 के 5 आज आजाद फिर रहे हैं। पता नहीं कब जाके इस लड़की को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो आगे चल के पता चलेगा भी। ठीक हो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, निगहबान।